हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज यूजीसी प्लगइन। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारा एपेक्स कोर्ट, जिसको हम जुडिशरी का बेसिकली हाईएस्ट कोर्ट मानते हैं। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे देश की। बेसिकली ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। इसको हम गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये एज अ गार्डियन, एज अ प्रोटेक्टर एक्ट करता है। साथ ही में ये बेसिकली फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी माना जाता है, बिकॉज हमें पता है कि जैसे ट्रायल कोर्ट होता है हमारा, जहां पर कोई जजमेंट आती है, कोई डिक्री आती है, तो उसके बाद अगर बंदा जो एग्रीव्ड पर्सन है वो ना खुश है, तो वो आगे फर्दर हाई कोर्ट के पास जा सकता है। फिर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अब अगर एग्रीव्ड पर्सन जो है बेसिकली वो हाई कोर्ट से भी ना खुश है, तो फिर वो फाइनल अपील कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके। साथ ही साथ जो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये गार्डियन तो है ही है, लेकिन एक बैलेंस भी मेंटेन करता है। ये पूरे के पूरे जो लॉज हैं हमारे, उनको प्रॉपर तरीके से जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको इंटरप्रेट करता है कि क्या ये लॉ जो इम्प्लीमेंट हुए हैं ये ठीक है भी या नहीं। और अगर वो ठीक नहीं होते हैं, तो हम सबको पता है फिर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक्शन लेता है कि इस लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, हमारे संविधान के अगेंस्ट मानते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। लेकिन हम फर्दर देखेंगे कि ये जो एक हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो उसको हम फर्दर अभी अपनी इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है? अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। ये कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ, कैसे एस्टेब्लिश हुआ? तो देखो, हमें बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रेफर करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये 1773 तो ब्रिटिशर्स का एरा है। यस, क्योंकि उस एरा में बेसिकली ब्रिटिशर्स ने काफी चीजों को ऑक्यूपाई कर लिया था, या वो ऑक्यूपाई कर भी रहे थे, लेकिन उनका एक प्रॉपर तरीके से जो बंगाल है वो एक एपिसेंटर बन गया था, और वहां पर वो काफी चीजों को देख रहे थे। अब मैं अगर बंगाल बोल रही हूँ, तो बंगाल में बेसिकली बिहार, उड़ीसा भी इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त ये तीनों एक ही माने जाते थे, ठीक है? तो जब ब्रिटिशर्स वहां पर प्रॉपर तरीके से सब कुछ देख रहे हैं, ऑक्यूपाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो वहां पर क्रिमिनल, सिविल मैटर्स भी होंगे। तो उन मैटर्स को डील करने के लिए ब्रिटिशर्स को ये लगा कि नहीं, हमें एक सुप्रीम कोर्ट तो चाहिए। तो जिसकी वजह से अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। उस वक्त इस कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना गया, बिकॉज जो भी मैटर्स आते थे, जो भी मैटर्स ये डील करते थे, उनको रिकॉर्ड भी किया जाता था। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों मैटर्स आते थे। अब फर्दर विद टाइम जब लगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा में है हमारा, वो एक सुप्रीम कोर्ट काफी नहीं है, बिकॉज हमारे बाकी भी प्रोविंसेस हैं हमारे, यानी कि ब्रिटिशर्स को लगा कि उनके मद्रास, बॉम्बे, बाकी भी प्रोविंसेस हैं, वहां भी उनको बेसिकली अपने कोर्ट्स चाहिए। तो किंग जॉर्ज ने 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया। तो दैट मीन्स विद टाइम 3 सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, क्योंकि तब प्रोविंसेस थे, तब पूरा एज अ होल इंडिया जैसे हम आज देखते हैं वैसा नहीं था। तो इसीलिए ये 3 सुप्रीम कोर्ट्स आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं कि हिस्ट्री में एस्टेब्लिश किए गए। लेकिन देन 1861 में इन सभी को रिप्लेस कर दिया गया बाय हाई कोर्ट्स अंडर इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। आई रिपीट, 1861 में हमने क्या किया? बेसिकली ये जो 3 सुप्रीम कोर्ट थे ना,
इनको हमने बेसिकली क्या किया, रिप्लेस कर दिया और इनकी जगह पे हाई कोर्ट्स को हम ले आए। ठीक है, ओके, हम यानी कि ब्रिटिशर्स ले आए 1861 में। और कौन से एक्ट के अंडर, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के अंडर। अब 1861 की ये जो हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए, ये 1935 तक चले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो हम इंडियन अपनी हिस्ट्री इंडिपेंडेंस की पढ़ते हैं, 1935 तक यह हमारे जो हाई कोर्ट से ये सारे के सारे चले हैं। ठीक है, फिर 1935 में ऑफ कोर्स हम जैसे पढ़ते हैं कि कितना इंडिपेंडेंस का जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स का जो हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री रहा है, विद टाइम काफी चेंजेस आए, सरकार में चेंजेस आए, इंडियंस को इंक्लूड किया गया, इंडियंस वी इंडियंस वर डिमांडिंग राइट। तो इस वजह से 1935 ऑफ कोर्स दैट वाज क्लोज टू इंडिपेंडेंस ओनली, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि अब हमें आजादी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी वजह से ये जो हाई कोर्ट्स थे, इन सब को बेसिकली क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया फेडरल कोड ऑफ इंडिया से। फेडरल कोड ऑफ इंडिया यानी कि अब आप आगे देखेंगे यही फेडरल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, ओके, तो फेडरल कोड ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया, 1935 में। उससे पहले क्या थे, हाई कोर्ट्स थे। उससे पहले क्या थे, सुप्रीम कोर्ट थे। अब जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली, हम सबको पता है हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिली है, राइट। ठीक है, अब जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली है 1947 में, राइट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1947 में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ है। अब 1950 याद करो, 1950 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, वो भी जनवरी 26 1950 हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, राइट। क्यों बनाते हैं, बिकॉज 1950 जनवरी 26 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने फ्रेम किया, उसको हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स किया, यस या नो। तो बेसिकली 1950 में जनवरी 26 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या किया, इन्फोर्स किया। और 2 दिन बाद ही जनवरी 28 को 1950 को हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया। किसको रिप्लेस करते हुए, फेडरल कोर्ट को। इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी मत भूलो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ। देखो, जनवरी 26 हम हर साल बनाते हैं, और अगर आप न्यूज वगैरह चेक करो तो जनवरी 26 के 2 दिन बाद जनवरी 28 जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सेलिब्रेशंस की जाती है, क्योंकि उस दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ हो। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एक और चीज, अब सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो दिल्ली में है, हम सबको पता है। लेकिन हम कई बारी न्यूज में देखते हैं कि ये बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीट साउथ में भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर दी सदर्न पीपल, राइट, कि वो दिल्ली आकर हर अपने अपील को डाले, है ना, इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो ये कई बारी हम डिबेट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीट साउथ में भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में फॉल करता है हमारा। तो क्या ये हो सकता है, क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो हम बाकी लोकेशंस पे, बाकी जगहों पर लेकर जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको आर्टिकल 130 जो हमारे संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हेल्प करता है। और वो ये कहता है कि यस, ऐसा हो सकता है। जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, वो चाहे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से जो ये सीट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको वो किसी भी और लोकेशन पे लेकर जा सकते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि जो हमारी ये सीट है दिल्ली में, इसको हम अगर फर्दर कभी देखें कि ये चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये कैसे चेंज हुई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि चेंज हो सकती है। कौन चेंज कर सकता है बेसिकली इस सीट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके अप्रूवल से? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा बेसिक हिस्ट्री कह लो, ठीक है, बेसिक बैकग्राउंड कह लो किसका, सुप्रीम कोर्ट का, जो हमें पता होना चाहिए, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो हम पूरा का पूरा ये कंसेप्ट पढ़ते हैं जुडिशरी के अंडर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है?
कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन सा पार्ट है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम ऑफ कोर्स पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में, तो सबसे पहले माइंड में ख्याल आता है सुप्रीम कोर्ट, राइट? और फिर सबसे पहले ख्याल आता है बेसिकली कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया होगा, और दिया भी हुआ है। तो कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 5। कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, यानी कि अनुच्छेद 1 से 124 से लेकर 147 तक जो है आपके, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, ये सुप्रीम कोर्ट से डील करने वाली प्रोविजंस है, जिसमें हम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरीज, उनका रिमूवल, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जूरिसडिक्शन, दायरा जिसको हम बोलते हैं, वो सारा कुछ इसी पार्ट में लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉम्पोजिशन, विद द कॉम्पोजिशन। तो हम अगर ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट जो हमारा 1950 में स्टेब्लिश हुआ था, अगर उस वक्त का हम ध्यान दें, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जब स्टेब्लिश हुआ था, चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस के साथ स्टेब्लिश हुआ था। एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस के साथ। लेकिन विद टाइम ये जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, राइट? ठीक है। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें, करंटली टोटल जो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन है वो 34 जजेस का है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। इनिशियली कितना था हमें पता होना चाहिए। इनिशियली था हमारा 7+1, यानी कि बेसिकली टोटल 8 जजेस के साथ। ओके, लेकिन करंटली कितना है हमारा? 34 जजेस का है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं बेसिकली कि चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। अच्छा, अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस जो हैं हमारे वो चेंज होते रहते हैं, तो जब भी चीफ जस्टिस चेंज हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन चेंज हो, न्यूज में ऑफ कोर्स आता है, तो अगर आप रीड करो तो प्लीज उसे ध्यान में भी रखो। ठीक है, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, हमें जो पता होना चाहिए। अगर हम किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हमारे माइंड में बेसिकली होगा कि हाँ राष्ट्रपति करता होगा, है ना? तो वो गलत नहीं है। अपॉइंटमेंट तो देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, बिकॉज हम इतना देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है हमारे सिस्टम की, वो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है, राइट? ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो वो अपना कंसल्टेशन करते हैं। एक आप ये कह लो यू नो प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर है जो बना हुआ है, जिस प्रोसीजर के ऊपर काफी डिबेट भी रहा है पहले से जो चलता आ रहा है, राइट? ठीक है। तो उस प्रोसीजर में मेन रोल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्ले करते ही हैं, लेकिन वो अकेला नहीं अपॉइंट कर सकते, उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है, उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, किससे कंसल्ट करना पड़ता है? तो आज की डेट में अगर मैं बोलूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है उन्हें। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जब वो कंसल्ट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है जिसको हम कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जब भी किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे, तो वो अकेले नहीं करेंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक अपना ग्रुप जिनका बना होगा, ठीक है, जिनमें ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे,
उन ग्रुप से डिस्कस करते हुए चीफ जस्टिस फिर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को नेम देंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो चीफ जस्टिस की ये रिकमेंडेशन होती है, ये अगर मैं बात करूं 1993 में सेकंड जजेस केस आया था आपका, जो वहां पर तो ये हेल्ड किया गया था कि ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग है। ये क्या है? बाइंडिंग है। पर ऑफ कोर्स वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना कि हम राष्ट्रपति को, जो हमारे फर्स्ट सिटीजन है, उनको हम बेसिकली बाइंड कर रहे हैं, राइट? तो वो तो थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाएगा। तो फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया, जहां पर प्रॉपर तरीके से एक कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया? कोलेजियम सिस्टम बनाया गया, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी आपके साथ। ठीक है, और उस सिस्टम को फिर हमने प्रॉपर फॉलो किया, जहां पे ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस और उसका जो एक ग्रुप होगा सीनियर मोस्ट जजेस का, वो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? प्रॉपर तरीके से रेकमेंड करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये मैंडेटरी नहीं होगी प्रेसिडेंट के लिए, ये मैंडेटरी नहीं होगी। ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो प्रॉपर तरीके से वो डिस्कशंस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से जो रिकमेंडेशंस होती हैं, प्रेसिडेंट को अगर वो थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। अब आपको लगेगा कि इसके अलावा भी तो बहुत से हम बीच में देखते थे कि एनजैक की बात, राइट, डिबेट चली थी, जहां पर पार्लियामेंट को भी इंक्लूड किया गया था, पार्लियामेंट के कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया था, किसमें? बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट में। वो हम आगे देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिक जो हमारा है अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है उसको हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, तो जो ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि जज को जब भी अपॉइंट किया जाता है, तो वो कब तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं? जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। ठीक है, देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम कोई एज नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम कोई एज नहीं है, पर मैक्सिमम रिटायरमेंट एज रखी हुई है हमने 65 ईयर्स। इस चीज का ध्यान रखना। इसी चीज को और अच्छे से क्लियर अभी आपको हो जाएगा जब आप क्वालिफिकेशंस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो क्वालिफिकेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, वो आर्टिकल 124 में ही दे रखी है। देखो, आर्टिकल 124 जो है आपका, वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, वो क्वालिफिकेशंस की बात करता है, और वो ही रिमूवल की भी बात करेगा, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस का अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 124 का जो सब क्लॉज 3 है, वो क्या बात करता है कि अगर किसी भी इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो वो कैसे बनेगा? क्या क्या एलिजिबिलिटी होएगी? सबसे पहले तो उसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा, हाई कोर्ट का बेसिकली वो जज होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स, एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। ठीक है, ओके। मतलब मिनिमम 5 इयर्स वो किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या अगर एक से ज्यादा हाई कोर्ट का वो जज रहा है तो हम टोटल काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कई बारी हम देखते हैं ना, जस्टिसेस होते हैं, वो एक हाई कोर्ट में 3 साल तक रहते हैं, फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके वहां पर 2 साल तक रहते हैं, तो टोटल 5 साल हो गया ना। नाउ ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिकली कि वो हाई कोर्ट का एटलीस्ट 10 इयर्स तक क्या होना चाहिए? लॉयर, यानी कि एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो, या तो कोई पर्सन हाई कोर्ट का जज है एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स तो चलेगा, अगर वो जज नहीं है तो 10 साल उसने एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस किया है, ठीक है, इन 2 और मोर इन हाई कोर्ट्स, जो भी हो सकता है, तो भी चलेगा। अगर ये दोनों भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट की आइस में कोई पर्टिकुलर इंसान है जो कि एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, जूरिस्ट जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको बहुत नॉलेज है लॉ की, राइट। तो अगर वैसा कोई है जो प्रेसिडेंट को लगता है कि यस,
ही और शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, और ये भी जज बन सकता है, जस्टिस बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इन तीनों में से इन तीनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी अगर कोई पूरा कर देता है तो वो पर्सन क्वालिफाइड है टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब वो फर्दर बनता कैसे है, क्योंकि इस चीज को हम देखते हैं, राइट। ठीक है, कि कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं निकलती है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है, कोई पेपर नहीं होता है। ये प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, विद द कोलेजियम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये वहां से किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ऑफ कोर्स तभी हम हमेशा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अलग से जजेस का रिक्रूटमेंट या ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हायर जुडिशरी है, और हायर जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति और हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और साथ में जो उसका प्रॉपर ग्रुप है, वो ही सारा का सारा क्या करता है, डील करता है। पर स्टिल हमें ये क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट का जजेस का जो सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, वो प्रॉपर तरीके से जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ओके, और एक बारी अगर कोई जज को हमने बेसिकली क्या कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है, तो उसका जो भी क्या कह सकते हैं हम, जो भी सैलरी होगी, जो भी अलाउंसेस होंगे, जो भी प्रिविलेज होगा, जो भी पेंशन होगी, हम उसको कम नहीं कर सकते। ओके, अनलेस फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो, यानी कि देश में आर्थिक रूप से इमरजेंसी ना हो, तब तक हम ये नहीं करेंगे। डन। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? आपको बस एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को ओथ शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं दिलाते। ठीक है, ओके, पीएम नहीं करते। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, अगर उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यस या नो? तो ओथ भी कौन दिलवाएंगे, शपथ भी कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट ही दिलवाएंगे। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। ओके, अब ये तो चलो हम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह का हमने बात किया। अब कुछ और चीजें भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हम कहीं ना कहीं सुनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स हमें पता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स हमें पता है, लेकिन कई बारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार है, वो अवेलेबल नहीं है, वो अपना काम प्रॉपरली अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर द टाइम बिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है। या कई बारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वेकेंट हो गई है, सडनली डेथ हो गई है, राइट, कुछ भी ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो सीट प्रॉपरली वेकेंट हो गई है, या फिर वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है, वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए कर सकते हैं। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे नेक्स्ट इन रो, एज पर दी जो कन्वेंशन हमें पता लगता है, लेकिन हमें एक्टिंग चीफ जस्टिस में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसके बारे में मेंशन कहाँ किया हुआ है? आर्टिकल 126 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से ये मेंशन किया हुआ है कि अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे दो और टर्म्स आती हैं, एक आता है एडहॉक जजेस का, एक आता है रिटायर्ड जजेस का। एडहॉक जजेस के बारे में आर्टिकल 127 में मेंशन किया हुआ है। एडहॉक वर्ड का जो ये टर्म हम सुनते हैं, अगेन हमें पता है इसका मतलब होता है टेम्पररी, फॉर द टाइम बिंग। कई बार सुप्रीम कोर्ट में बहुत काम होता है, आप खुद ही देखो ना, हमारी पॉपुलेशन एंड सिर्फ 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, कितने कम है। बहुत काम हो सकता है जिसमें ये लगे कि नहीं और जजेस की जरूरत है, तो फॉर द टाइम बिंग एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कर सकते हैं वो? टेम्पररी हाई कोर्ट के जज को
किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं, पर ये करने के लिए उन्हें ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, ओके। और जब भी एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है तो वो क्या करेंगे, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करेंगे, और जब तक वो एडहॉक जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो सारी पावर्स एज अ सुप्रीम कोर्ट की जो जज की होती है वही उन्हें मिलेगी। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। एडहॉक मतलब टेम्पररी तौर पे, जिनको हम फॉर द टाइम बिंग क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ जज। अब लास्ट में रिटायर्ड जजेस, तो ये आर्टिकल 128 डील करता है। कई बार जजेस रिटायर हो जाते हैं लेकिन चीफ जस्टिस को लगता है कि भाई ये जो जज रिटायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ये बेसिकली फर्दर अभी इसको हम और देर के लिए जज एज बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि काम ज्यादा है। अगेन यहाँ पे भी कंसेप्ट वही चलता है, ठीक है। तो रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करेंगे और प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल से ही करेंगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 126, 127 एंड 128, रिमेंबर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को, जो जजेस को हम अपॉइंट कर रहे हैं, हम यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनको क्या हम रिमूव कर सकते हैं? क्या उनका रिमूवल हो सकता है? यस, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी हो सकता है, पर रिमूवल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे होगा, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर में आप कुछ भी ले लो, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना कंडक्ट सही नहीं रखा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने वर्ड्स को ध्यान नहीं रखा, मिसबिहेव किया विद द सिस्टम एंड ऑल, कुछ भी आ सकता है इसमें। वहीं पर इनकैपेसिटी यानी कि वो इनकेपेबल है, वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट है वो, ठीक है, तो वो सारा का सारा इनकैपेसिटी में फॉल करेगा, क्योंकि ये दो वर्ड्स कहीं पे डिफाइन नहीं है सच। तो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, लेकिन दो ही ग्राउंड्स हैं जिस ग्राउंड्स पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कई बारी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज का ये जो रिमूवल प्रोसेस है, कई बारी कहीं कहीं जगहों पर इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। हालांकि देखो, इम्पीचमेंट जो वर्ड है वैसे तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ ही हमें यूज करना चाहिए, राइट, ठीक है, जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है यानी कि रिमूव किया जाता है। बट कहीं कहीं ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो और हमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो, तो भाई प्रॉपर तरीके से रिमूवल का जो प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली होगा। ओके, ठीक है। अब कैसे होगा रिमूवल? बहुत सिंपल रिमूवल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा बन जाता है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हैं हम, तो कोई ऐसा नहीं कि सिंपल उससे मेजोरिटी से रिमूव कर दोगे संसद में। ऑफ कोर्स रिमूव करना है तो बिल जो है या जो भी एक रेजोल्यूशन है वो पास होगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह हो सकता है। अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास कर रहे हो रिमूवल का, तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा उस चीज को साइन करके लेकर आएंगी कि इस जज को रिमूव करो। वहीं पर अगर इस चीज का इनिशियल जो है बेसिकली वो राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो वहां पर कॉम्पोजिशन का नंबर कम होता है, तो इसलिए वहां पर 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा साइन करते हुए रेजोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। और जब ये रेजोल्यूशन लेकर आएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा के जो हमारे चेयरपर्सन है वो एक कमेटी बनाएंगे, 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे, जिसमें प्रॉपर तरीके से चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जूरिस्ट, ये तीनों होंगे। और इस कमेटी का काम होगा कि भाई देखो ऐसा रेजोल्यूशन आया है, इस बंदे
या इस जज को रिमूव करने का प्लीज आप प्रॉपरली इंक्वायरी करो कि क्या एक्चुअल में मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का जो ये ग्राउंड है इनके अगेंस्ट, क्या ये एक्चुअल सही है या नहीं। तो जब वो इंक्वायर करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो अगर उनको लगता है कि यस ये सही है, तो फिर इस चीज को फर्दर लेकर जाया जाता है। ओके, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर उस चीज को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अब अगर इस चीज को वो कहते हैं कि यस मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हुआ है, तो फिर एक स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इस चीज को अप्रूव किया जाता है, 2/3 मेजॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, और फिर प्रेसिडेंट तब जाके जस्टिस या जज जिसके अगेंस्ट ये सारी चीजें हुई हैं उसको या उनको रिमूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमें ध्यान में रखना है, जब भी किसी भी पर्सन को रिमूव किया जाता है तो उसे नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि वो एक्चुअल में अपने डिफेंस में जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारा का सारा हमारा प्रोसेस रहता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसेस अभी हमने डील किया ना, इसको हमें माइंड में रखना पड़ेगा। रीजन बीइंग, आप फर्दर कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जब डील करोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, आप इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर को जब डील करोगे, उनके रिमूवल को कैग में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में जब उनके रिमूवल को आप डील करोगे, तो वहां पर ना लिखा होता है कि इनका रिमूवल ना बिल्कुल वैसे होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो प्लीज इस चीज का आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है, वही सेम प्रोसीजर हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जब हम डील करेंगे, तो वहां पर भी ये प्रोसीजर आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा क्योंकि वहां लिखा होगा, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा, एक आप ये कह सकते हो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिसको हम पावर्स भी बोलते हैं। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से केसेस को सुन सकता है, कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। देखो, हमें ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू अपीलेंट, प्रॉपर एक ये हमारा जो है एपेक्स कोर्ट है, वहां पर अपील के थ्रू तो जाते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली उन केसेस को डील करता है? तो आंसर इज यस। और ऐसे कौन से केसेस हैं? आर्टिकल 131 इस चीज को डील करता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को। ऐसे कौन से केसेस हैं भाई? गवर्नमेंट के केसेस, दो स्टेट्स में डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट है, ये सारे जो केसेस हैं ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करते हैं और ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। वहीं पर एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन में सिविल हो, क्रिमिनल हो, आर्टिकल 132, 133 आप डील कर सकते हो, या डेथ सेंटेंस के केसेस हो, है ना, ठीक है, या फिर स्पेशल लीव हम पढ़ते हैं, पेटिशन, प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे जो है ये अपील के थ्रू जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन हम इसको बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर वहीं पर जो नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देंगे किनको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में। प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति को किसी इंपॉर्टेंट मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस होता है, वर्ड ही एडवाइस की यूज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो राष्ट्रपति को वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। नो नो नो, बाइंडिंग नहीं होती है, बट ऑफ कोर्स वो एडवाइस ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हम आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं, 5 प्रकार के हमारे रिट्स होते हैं
जो हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करवा सकते हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस हो गया, मेंडमस हो गया, क्यो वारंटो हो गया, सर्शरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। रिट का बेसिकली हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन और ये 5 टाइप्स ऑफ रिट जो है ये अलग से ही ऑफ कोर्स आपका एक टॉपिक बन जाता है, जहां पर हम इन 5 प्रकार के रिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, राइट? ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। रिट जुरिस्डिक्शन लेकिन आर्टिकल 32 में है, और ये रिट्स जो 5 प्रकार के होते हैं आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा। ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए होते हैं। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए होता है, लेकिन ये सेम पावर हाई कोर्ट्स के पास भी है, तो हम ये प्रॉपर तरीके से डील करेंगे फर्दर अलग से वीडियो में। फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये तो जुरिस्डिक्शन की हमने बात की, इसी को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पावर है इसकी कि ये जो भी केसेस इनके सामने आते हैं या ये जो भी केसेस सुमोटो भी लेते हैं तो वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। तभी हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के केसेस को एज अ प्रेसिडेंट, एज अ रेफरेंस हम पढ़ते भी हैं, राइट? ठीक है, ओके। एंड साथ ही साथ अगर कोई भी कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट का, कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम ये भी जानते हैं कि कंटेम्प्ट का पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। और लास्ट में एक और पावर है जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जो हमने यूएसए से लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो अपने ही केसेस को, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको वो ओवररूल भी कर सकता है, उनको रिव्यू करते हुए कि अच्छा उस टाइम पे उस जजेस के बेंच ने ऐसे ही जजमेंट दिया था, लेकिन वो उस टाइम की बात है, आज के टाइम में बेसिकली चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब हम उस चीज को रेफर कर तो रहे हैं लेकिन हम ओवर रूल कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू किया है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू में जो जुडिशरी है हमारा, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारे के सारे जो एक्शंस होते हैं, जो हमारे दूसरे 2 पिलर्स हैं, उनको भी देखता है। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तुम नहीं कर सकते, इस चीज को हम नहीं मानेंगे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, तभी सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, लॉ कह लो, या गार्डियन या प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स। एंड नाउ लास्टली अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, और सुप्रीम कोर्ट हमारा एक अलग से इंडिपेंडेंट, उसकी एक इंडिपेंडेंसी है जो मेंटेन है अभी तक, राइट? ठीक है, कैसे मेंटेन है? एक तो अपॉइंटमेंट का अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से बिना पार्लियामेंट के इंटरफेरेंस के होती है। जो इनका टेन्योर है, सिक्योरिटी है उस चीज की, ठीक है, 65 तक सिक्योर है। जो इनकी सैलरीज अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, यानी कि वो किसी के बार बार उनको मिनिस्ट्री या कुछ ऐसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है, राइट? और प्रॉपर तरीके से जो जजेस का कंडक्ट है, जो जजेस कोर्ट में कंडक्ट अपना डील करते हैं, ये कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता अनलेस अनटिल किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस ना चल रहा हो। ठीक है, और तो और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायर होते हैं 65 की एज में, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 65 की ईयर्स में वो रिटायर हो गए, ठीक है, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ जी हुए थे, राइट? या गवई हुए थे, बेसिकली जस्टिस गवई। तो ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट हम कहीं ना कहीं देखते हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस मतलब प्रोफेशन की बात करें, वकील बनकर वो केसेस में नहीं प्लीड कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे फिर ऑफ कोर्स उनका जो कंडक्ट है, जब तक वो जज बनकर बेंच में बैठे हुए हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, अब जो कुछ इश्यूज हमने विद टाइम देखा है जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट में, राइट? वो भी हम देख लेते हैं। एक तो देखो केसेस पेंडिंग चलते हैं, ये तो हम सब लोग मानते हैं, तभी हमारी जुडिशरी क्रिटिसाइज भी होती है।
देखो वी अंडरस्टैंड कि जुडिशरी कभी भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं करना चाहेगी और वो करती भी नहीं है, ये ट्राई करती है हमेशा, तभी वो हर साइड की स्टोरी सुनती है, एविडेंसेस को प्रॉपरली देखती है, लेकिन उससे क्या होता है, पेंडेंसी हो जाती है, पेंडिंग चलते हैं। हालांकि इस चीज को हमने बहुत हद तक अभी सुधारा भी है कि क्रिमिनल केसेस, रेप के केसेस को डिस्पोज ऑफ करो, या पॉक्सो के आपके जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको बेसिकली केसेस को डिस्पोज ऑफ करो, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पर फिर भी पेंडेंसी है। तभी हम हमेशा यू नो ट्राई करते हैं कि केसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से चले, राइट। एक और जो प्रॉब्लम जो हमने फेस किया था वो था जुडिशरी का, जो जजेस का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। जब एनचेक एक प्रॉपर तरीके से हमने नेशनल लेवल पे एक वो बना दी थी, कमेटी बना दी थी, जहां पर हमने पार्लियामेंट के संसद के कुछ लोगों को भी इंक्लूड किया था कि वो भी अब क्या करेंगे, जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो वो भी उस कमेटी का पार्ट होंगे। लेकिन विद टाइम इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये तो गलत है भाई, आप बेसिकली ऐसे तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है वो डिस्टर्ब होएगी। और उसी चीज को हमने क्या किया, हमने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया था 2015 में ही। ठीक है, ओके, एनजैक को ही स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये जो आपका बेसिकली आप ये लेकर आए थे ये गलत है। ठीक है, ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा ज्यादा। ओके, देन इसके अलावा हम जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और भी काफी हद तक पेंडेंसी के अलावा कुछ ऐसे आपके वो रहते हैं, प्रोसीजर रहता है, या आपका अप्रोच करने का जो एक वे रहता है जुडिशरी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में। काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाकर केस फाइल करना है, वो करना है, ऐसा करना है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग नॉर्मल हाई कोर्ट्स की तरह ही होती है ना, राइट, बट वो हमारा एज अ एपिक्स कोर्ट है। तो ये सारी चीजें कुछ इश्यूज हैं जिसको ऑफ कोर्स विद टाइम अभी ओवरकम किया जा रहा है, with the help of technology also, with the increasing the number of judges also, with the infrastructure also, with the proper benches की specialization, जो benches है उनको establish किया जा रहा है, right। हम जैसे देखते हैं कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को जस्टिस जल्द से जल्द मिले। ओके, पर जैसा भी है हमें ये नहीं भूलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो एक एपिक्स बॉडी है हमारे देश की, एंड प्रॉपर तरीके से इनको जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं प्रोविजंस जो दे रखी हैं, उसके थ्रू जो हम देखते हैं कि प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका एज अ गार्डियन, एज अ इंटरप्रेटर। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो काफी हद तक निभाते हैं और आगे भी ऑफ कोर्स उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब हाई कोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जुडिशरी की जब बात हो रही है तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट को हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट्स का जो प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट है, कॉम्पोजिशन है, अपॉइंटमेंट है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि हायरार्की है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, पर हायरार्की वाइज तो चलती है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जुडिशरी के जो टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे वो होगी हाई कोर्ट की। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड जो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की वो इनहांस हुई हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।